Let's begin then. तो सबसे पहले तो let me introduce myself. I am Shivani Tiwari. I belong to Jabalpur, Madhya Pradesh, and I have secured All India Rank 294 in the UPSC Civil Services Examination 2024. This was my third attempt. पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू अपीयर किया था, so hence I've secured this rank. And I could not clear prelims in my first two attempts. In my first attempt, it was I missed the cutoff by 0.67 marks in the prelims, and then again could not clear prelims in second attempt. And this time, I could luckily clear all the three stages. Now, before we delve deep into this, सबसे पहले तो I want to congratulate and thank you. I want to extend my gratitude to UPSC Time platform, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट कर पाऊँ और आपके डाउट्स एड्रेस कर पाऊँ. और एक चीज़ पहले आपको एक मॉडस ऑपरेंडी बता देती हूँ. तो मेरे पास कुछ एक सर्टेन क्वेश्चंस हैं विच आई विल बी एड्रेसिंग फर्स्ट, और इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, तो आई विल एड्रेस देम लेटर. ठीक है, चलिए. तो बिगिनिंग विथ मेरी यूपीएससी की जर्नी वो मैंने आपको रफली बता ही दी है. इसके बाद अगर हम प्रिपरेशन में डायरेक्टली जाते हैं तो पहली चीज़ प्रीलिम्स हमारे सामने आती है. नाउ प्रीलिम्स इज समथिंग जो बहुत बड़ा बैरियर है यूपीएससी एग्जाम में, और इसके लिए मुझे भी बहुत परेशान होना पड़ा था. तो इसके लिए बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, एंड आई थिंक दैट वर्क्स रियली वेल. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड पीवाईक्यूज. तो जैसे हम देखते हैं स्टैटिक में कुछ एक बेसिक सोर्सेस होते हैं जो सारे ही टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, एंड नो मैटर हाउ मच आपको लगे कि दूसरी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, बट स्टैटिक इज द की इन यूपीएससी. अभी इस स्टैटिक के लिए हमें क्या करना है, तो जैसे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वन बुक और वन सब्जेक्ट, दैट वाज माय एजेंडा सिंस द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो जैसे मैंने अपनी बुक लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की हुई है, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें जैसे पॉलिटी के लिए बेसिक लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया या फिर फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो वो हिस्ट्री के एनसीईआरटीज क्लास 12th की, दोज आर रियली गुड सोर्स. फॉर एनवायरमेंट आई फॉलोड शंकर आईएएस, एंड फॉर इकोनॉमिक्स आई फॉलोड मृणाल सर की नोट्स, और बाकी इसको फिर हमने करंट अफेयर से सप्लीमेंट किया था. तो ये बेसिक सोर्सेज हो गए प्रीलिम्स के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी इज यूजिंग द सेम सोर्स. तो आपको एक एज तब मिलेगा जब आपका इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड हो. तो इफ इट कम्स टू ज्योग्राफी, जैसे आप अगर पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, यू विल एनालाइज बहुत सारे थीम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. जैसे यूपीएससी लव्स टू आस्क अबाउट क्लाउड्स, तो एवरी अदर ईयर यू विल फाइंड कि कुछ ना कुछ क्लाउड से रिलेटेड पूछ लेता है. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू रिपीट. तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. एंड हाउ डज दैट कम? इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल रिविजन्स. तो जो भी आपके बेसिक सोर्सेज हैं, प्लीज ट्राई टू रिवाइज देम एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, और थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कीजिए जिससे यू एक्चुअली डेवलप ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स. दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स. सेकेंड पार्ट इज पीवाईक्यू एनालिसिस. अभी पीवाईक्यूज में क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक दो बार देखने से उसके आंसर्स याद हो जाते हैं एंड वी मूव ऑन. बट पीवाईक्यूज की बहुत ज़्यादा डेप्थ है. एंड इफ आई हैव टू से कि एक ऐसी क्या चीज़ थी जिससे मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ और 1 बार हो गया, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है पीवाईक्यूज. आई थिंक दैट समबडी स्पैमिंग इन द मैसेज. प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट. आपके डाउट्स आई विल टेक. प्लीज लेट मी स्पीक. हाँ, तो पीवाईक्यूज का आई वाज टेलिंग, पीवाईक्यूज में पहली चीज होती है उसका नॉलेज पार्ट. नॉलेज पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हम उठाएंगे और सारे पीवाईक्यूज को हम डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे. उसके अंदर जो भी लैंग्वेज यूज करी गई है, उसमें जो भी ऑप्शंस यूज करे गए हैं, देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस. इवन 2025 के एग्जाम में देयर वाज वन क्वेश्चन जो एग्जैक्टली पीवाईक्यू से रिपीटेड था. बहुत सारे थीम्स रिपीटेड थी, पर एग्जैक्टली रिपीटेड एक क्वेश्चन था. इफ आई माइट फाइंड इट, आई विल शेयर इट विथ यू ऑल. तो ये सारी चीजें होती हैं नॉलेज पार्ट ऑफ पीवाईक्यूज का. सेकंड होता है पीवाईक्यूज की लैंग्वेज. लैंग्वेज इन द सेंस हमने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया है. अभी क्या होता है कि इस एग्जाम में सब इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा इशू है. तो यूपीएससी क्या बोलने से क्या मीन कर रहा है, ये हमको पीवाईक्यूज के थ्रू ही पता चलता है.
फॉर इंस्टेंस आपने अगर PYQs देखे होंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में यू विल जनरली फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर. अभी नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आएगा कि प्रोवाइड्स फॉर मतलब क्या, बट इफ यू ऑब्जर्व इट ओवर द इयर्स यू विल रियलाइज प्रोवाइड्स फॉर मतलब जब एग्जैक्टली लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो इवन दो द स्टेटमेंट माइट बी ट्रू, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज रॉन्ग. तो ये सारे हमको डेरिवेशंस लेने पड़ते हैं. इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले वी शुड सिट विद द PYQs एटलीस्ट 10 साल पुराने. हिस्ट्री में यू कैन गो एज बैक एज 2000s तक के, और सारे ऑप्शंस को एनालाइज करो. जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर साल ही पूछी जाती हैं, हर एवरी अदर ईयर इज आस्क्ड. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं. इसके बाद में हर दिन जब 20-25 PYQs के साथ आप बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, किस लैंग्वेज में रिपीट हो रही हैं. तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज यू गेट इनटू द माइंडसेट. अगर कुछ पूछा जा रहा है तो क्या सोच के पूछ रहा है और कितना लॉजिकली वो चीज़ सही है. अगर और वो जो सारे टॉपर्स को हम बोलते सुनते हैं कि कॉमन सेंस, एक्चुअली देयर इज नो कॉमन सेंस. देयर इज नो कॉमन सेंस जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं. फाइन, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई. अब इसके बाद हम आ जाएंगे मेंस प्रिपरेशन पे. तो लाइक दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जब हमको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है. एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप जहाँ जहाँ पे एक एज ले सकते हो वो आपका काम करना होता है. तो जैसे इट ऑलरेडी 2 days, आई वुड से 3 days टू प्रीलिम्स इस बार. तो अभी स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिलिजेंटली फॉर मेंस. अब मेंस का प्रिपरेशन कैसा है, तो सिर्फ 2 फ्रंटियर्स हैं मेंस में प्रिपेयर करने के लिए. पहला है हमारा सिलेबस. तो यूपीएससी ने बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड किया है मेंस के लिए, और इसके साथ हम देखेंगे PYQs अगेन. और इसको हमें क्या करना होता है, जैसे मेरा अप्रोच ये था कि 1 year बिफोर दिस एग्जाम आई स्टार्टेड विथ मेकिंग माई नोट्स. तो सैडली मेंस के लिए हमारे पास एक कंसोलिडेटेड बुक नहीं होती है कि हम बोले GS1 तो ये बुक, ऐसा नहीं होता है. पर हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल सोर्सेज से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आई विल कम टू नोट मेकिंग लेटर, बट फिलहाल मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस के हर एक पॉइंटर के लिए गुड क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं. अभी कॉम्प्रिहेंसिव कैसे, ये नहीं कि बुक सारी लिख लेनी है, बट कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि जो जो एस्पेक्ट्स PYQs में पूछे गए हैं उनके लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए चोला आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है GS1 में. अभी हमको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में लिखा है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. तो आर्किटेक्चर वाले हिस्से से चोला आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया है. अभी वी विल सेट बैक एंड थिंक, या फिर हम नितिन सिंघानिया में जाके सर्च करेंगे कौन कौन से अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं. तो दे माइट बी गुप्ता आर्किटेक्चर, दे माइट बी चोला आर्किटेक्चर एंड अदर थिंग्स. अब हमारा काम बनता है कि हम सफिशिएंट पॉइंटर्स निकाल लें उस टॉपिक से. फॉर इंस्टेंस अगर चोला आर्किटेक्चर है तो हम उधर से सफिशिएंट पॉइंट्स निकाल लेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, इसके क्या बेसिक फीचर्स थे, इसमें क्या चीज़ें थी जो दूसरे उसके कंटेम्प्रेरी से डिफरेंट थी. जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन आता है ना, तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस देना, दैट गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग और आपके आंसर्स को डिस्टिंक्ट बनाता है. तो ऐसे करके एवरी पॉइंटर ऑफ द सिलेबस वी हैव टू हैव आवर नोट्स. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ नोट्स बना के नहीं छोड़ सकते. तो इफ वी हैव टू स्कोर बेटर, हमारे हर एक आंसर के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे जिसको हम वैल्यू एडिशंस जनरली बोलते हैं. बट अगेन देयर हैज टू बी अ बैलेंस. तो पहला पार्ट प्रिपरेशन का हो जाएगा कि हम बेसिक नोट्स बनाएं और उसके बाद हम उसको सब्सटैंशिएट करते जाएं. तो फॉर करंट अफेयर्स आई थिंक न्यूज़पेपर हम जो भी फॉलो कर रहे हैं या जो भी हम मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, उधर से उस सेक्शन से रिलेवेंट कुछ भी चीज़ हमको मिलती है. तो वी हैव टू कीप एडिंग द सेम टू आवर नोट्स. और उधर से एक्चुअली हमारे पास जो एट द एंड ऑफ इट जो नोट्स बनेंगे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे. इसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके मॉडल आंसर्स से आपको कंटेंट मिल जाएगा. आप किसी टॉपर की कॉपी रीड करते हैं, उधर से आपको कंटेंट मिल जाएगा. और जो भी आपके में मिसिंग है कीप एडिंग टू इट, और ऐसे करके आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाते हैं. दैट इज वन पार्ट. और PYQs को ध्यान रखना है कि जो थीम्स हो रही हैं उनको हम नेसेसरीली कवर करें अपने नोट्स में. दिस इज वन पार्ट. Now mains में just this preparation does not result into marks. मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एंड आई वुड से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर मार्क्स आर. तो जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ आप भी कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे
2 या 3 4 जितने आपको कंफर्टेबल लगे उतने PYQs से लिखना स्टार्ट करो. एंड whenever you write those PYQs, go back to your notes and see कि अगर इस टॉपिक से आपने क्योंकि पढ़ा उसको जाके आंसर लिखा, अभी go back to your notes and find out कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके नोट्स में तो थी पर आपके आंसर में नहीं आई और क्या वो क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट थी. Again, when you go back to your answer, you also check a topper's copy और सोचो या आप वही सेम क्वेश्चन जो टॉपर ने लिखा है आप वही क्वेश्चन खुद से लिखो एंड देन सी कि उन्होंने क्या डायमेंशंस कवर की है, उन्होंने क्या हेडिंग्स बनाई हैं, उन्होंने कैसे आंसर को स्ट्रक्चर किया है और वो आपने क्या नहीं किया. तो दैट क्रिएट्स अ सब्सटैंशियल डिफरेंस क्योंकि उसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं. तो यू हैव टू ब्रिज दैट गैप. दैट इज वन थिंग. एट द सेम टाइम टॉपर कॉपी से आपको ये भी समझना है कि क्या आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हो या नहीं. ये चीज़ आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, कोई टेस्ट सीरीज एवेल्युएशन नहीं करके देगा. तो दैट फॉल्स एंटायरली अपॉन यू कि आप जो भी नोट्स बनाएंगे आप उसको आंसर्स में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर पाएं. अभी इसके लिए क्या होता है, जैसे हम काफ़ी टॉपर्स का देखते हैं कॉपीज में कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम सब पार्ट्स में ब्रेक कर लें और उसके सब पार्ट्स के हिसाब से हम अलग अलग हेडिंग्स बना लें. अब हर हेडिंग के हिसाब से हम पॉइंटर्स देंगे. तो जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट्स में लिखें, इट इज़ completely free. UPSC does appreciate a lot of innovation. But generally what we have observed over the years कि GS के आंसर्स लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं क्योंकि मल्टीपल आप कभी अगर नोटिस करो तो 10 मार्कर्स में बहुत सारी हेडिंग्स बन रही होती हैं और 15 मार्कर्स में कंटेंट कम पड़ रहा होता है. तो हम अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे तो हमारा 10 मार्कर का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा. तो उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी सिट बैक विद द क्वेश्चन एंड वी डिवाइड डिफरेंट हेडिंग्स जिसमें हम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं और उन हेडिंग्स के अंदर भी जनरेट पॉइंट्स. और पॉइंट्स में भी इट इज इंपॉर्टेंट कि हम बड़े बड़े पॉइंट्स ना लिखें क्योंकि हमको पूरे क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करनी है. तो हमारा फोकस रहेगा कि हम मल्टीपल पॉइंट्स बनाएं इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पॉइंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. दैट इज वन पार्ट. एंड यूजिंग कीवर्ड्स इन द आंसर्स. तो अगर आप IR पे कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंडो चाइना पे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप अगर मलिक का डिलेमा वर्ड यूज करते हैं, अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूज करते हैं या आप कोई भी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो आपको ज्यादा क्रेडिबल बनाता है, जो दिखाता है कि आप पढ़ के आए, आप मन से नहीं बना रहे हो, दैट यू हैव टू डू. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. एंड सेकेंडली यहाँ पे आता है हमारा डेटा, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इन सब का सिग्निफिकेंस. तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इससे डिमांड एड्रेस करते, और जो ऊपर का जो मिर्च मसाला होता है दैट कम्स फ्रॉम द वैल्यू एडिशन. तो जैसे इट इज जनरली सेड कि जो इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डेटा या कुछ करंट अफेयर्स, या हम 2-3 चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. डेफिनेशन से पहले पीपल यूज टू इंट्रोड्यूस, पर वो अब उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस भी वैसे नहीं आ रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन ये चीज़ है. इसके बाद द बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर. और बॉडी में वी हैव टू मेक श्योर कि हम अलग अलग हेडिंग्स बनाते हैं जो क्वेश्चन में से ही डिराइव हो. तो whenever you go back after this session, you sit back with 2-3 PYQs and you see कि क्या क्या पूछा गया है इसमें एग्जैक्टली. कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिटली पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लिसिटली आपको एड्रेस करनी होती हैं. तो ये आपको ऑल ऑफ अ सडन नहीं आएगा, पर PYQs को बार बार देखने से प्लस टॉपर्स के आंसर्स देखने से यू विल फाइंड आउट दैट यू हैव टू क्रिएट सर्टेन हेडिंग्स एंड अंडर दोज हेडिंग्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर हैज टू बी मेंटेन. अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, या आता भी है तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट नहीं है उस पर लिखने के लिए. आप क्या करेंगे, आप एग्रीकल्चर के अलग अलग डायमेंशंस पे जाएंगे. अभी वो पेस्टल अप्रोच इज नॉट वर्किंग, अभी आप नई चीज़ें करते हो. तो जैसे अगर आप एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो यू हैव टू सी एग्रीकल्चर में इनपुट्स क्या क्या डलते हैं. तो फॉर इंस्टेंस एक हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल में सीड्स, इसके बाद फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका एक एस्पेक्ट हो गया. अब इसके अंदर आपके पास 5-6 पॉइंट्स वैसे भी रेडी हो गए, कोई भी टॉपिक हो गया. मान लो आप पूछो कि क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में, तो ये एक एस्पेक्ट ये हो गया. दूसरा एस्पेक्ट आप बता सकते हो कि इसमें फाइनेंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो लोन्स मिलने की क्या प्रॉब्लम्स है, विमेन को लोन मिलने की क्या प्रॉब्लम्स है, ट्राइबल लोन की क्या प्रॉब्लम है. फिर आप आ जाओगे मान लीजिए इसकी पोस्ट हार्वेस्ट में जैसे आपको लॉजिस्टिक्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोल्ड स्टोरेज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, मार्केटिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं.
ऐसे करके आप विद इन सेकेंड्स आपका जल्दी जल्दी कंटेंट आप सोच लो। एंड इट इज ऑफन सेड कि मेंस में 1-1 मिनट का गेम होता है। तो इफ यू हैव दो स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर्ड हर टॉपिक के लिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स प्रिपेयर, तो नो मैटर व्हाट, अगर आपको नहीं भी कुछ सूझ रहा है तो आप वो पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, और ऐसे करके यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर। इसके बाद इट इज जनरली सेड कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो अगर आपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है तो आपको उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट अ सिविल सर्वेंट इज एक्चुअली सपोज टू डू। तो आपको कोई भी, जैसे मैंने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स बोली, अब जब हम इसका टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब हमने डिमांड एड्रेस कर दी है, तो वी विल मेक अ हेडिंग कि वे फॉरवर्ड या स्टेप्स टू बी टेकन, ऐसे करके हम एक हेडिंग बनाएंगे, और उसके अंदर हम 3 या 4, जितना भी हमारा स्पेस और टाइम परमिट करता है, उतने हम इसमें रिकमेंडेशंस देंगे। तो रिकमेंडेशंस में हम या तो कोई एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को इंक्लूड कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई सी कमिटी का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बहुत फेमस कमिटीज़ हैं, ARC कमिटी हो गई, या सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन एक्सेट्रा। तो बहुत सारी अलग अलग कमीशंस हैं। एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में अपने आप में बहुत सारी कमीशंस होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, या फिर हम कोई गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट इसमें कोट कर सकते हैं। तो जैसे नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर जो भी है, तो ये सारी हम चीज़ें उसमें एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे हम। तो कंक्लूजन में इट इज़ समथिंग जो बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भले ही 2 या 3 लाइन्स का कंक्लूजन देना है, बट इट हैज़ टू बी इन अ मैनर कि वो पूरे क्वेश्चन को सम अप कर दे। ये हमारा बेसिक आंसर राइटिंग हो गया। अभी इसके लिए रिसोर्सेस क्या फॉलो करने होते हैं, तो GS1 में कंपेरेटिवली आई थिंक ज़्यादा सॉर्टेड है चीज़ें, क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स से बहुत सारा सिस्टम ओवरलैप कर रहा है। बचता क्या है, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और आई थिंक दैट्स इट, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा बच जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आई विल ट्राई टू पुट अप माई ओन नोट्स, या फिर आप किसी भी एक टॉपर के नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हम GS1 मोर और लेस हो जाता है। GS2 में, और ऑल्सो टू मेक श्योर कि सारे हम इन चीज़ों की जो भी हम रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, इसको हम PYQs के साथ अलाइन करके यूज़ करें। तो पूरा जो रिसोर्स है उसको एंड टू एंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ उधर से मेन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं PYQs के हिसाब से। ऐसे ही हम GS2 में आएंगे। तो GS2 में जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट से किया था, बिकॉज आई हैव PSIR एज माई ऑप्शनल। तो GS2 मेरा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को छोड़ के बाकी सब मेरा ऑप्शनल में ओवरलैप हो गया था। इसके बाद गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए आप कोई भी कोचिंग का एक अच्छा मटेरियल उठा लीजिए, और उस मटेरियल से स्टिक नहीं करना है। आई मीन उसको एज अ बेस मटेरियल बनाओ और कीप फाइंडिंग थिंग्स। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है NGO हमारे GS2 में, उस टॉपिक को लेके ट्राई फाइंडिंग आउट कि क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है न्यूज़ में। तो यू कैन ईदर गो फॉर गूगल सर्च, या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू यू विल फाइंड आउट। ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से उसमें ऐड करते जाते हो, मॉडल आंसर्स के थ्रू आप उसमें वैल्यू ऐड करते जाते हो, तो यू विल रियलाइज कि आपका जो बेस मटेरियल है वो एनरिच हो गया है। सिमिलरली फॉर GS3 बहुत सारी कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए आई थिंक आई रेफर टू ओनली IAS का मटेरियल काफ़ी सारी जगहों पर, तो दैट इज़ रियली गुड। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे नोट्स हैं, जैसे शिवन सर ने अपने वेबसाइट पर डाले हुए हैं उनके GS3 के नोट्स, दैट यू कैन रेफर। कमिंग टू एथिक्स, जो एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही रिवॉर्डिंग पेपर है। एथिक्स के लिए आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ओवर द ईयर्स। तो देयर इज नो वन सोर्स दैट आई कैन साइट, बट एथिक्स में हमें ऐसा करना होता है, जैसे मैंने क्या किया था व्हेन आई स्टार्टेड, दैट आई रेफर टू 2-3 कोचिंग मटेरियल एंड आई यूज्ड टू पिक वन थिंग आउट ऑफ इट। अगर मुझे मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन चाहिए, तो मैं 2-3 मटेरियल से जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है दैट आई विल पिक, सबसे कंसाइज जो लगती है वो भी, दैट आई विल पिक एंड राइट इन माई नोट्स। इसके बाद ऐसे कर करके आई विल कीप एडिंग डायमेंशंस। अगर कुछ मेरे में मिस हो जाता है तो आई विल कीप एडिंग फ्रॉम देयर। इसके बाद जो भी मैं टॉपर्स की कॉपीज रीड करती हूँ, आई विल राइट पॉइंट्स फ्रॉम देयर। जैसे श्रुति शर्मा कॉपीज आई हैव रियली यूज्ड GS4, तो उनके इवन नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं बट बहुत अच्छे हैं। तो उधर से आई हैव ड्रॉन आउट सर्टेन एग्जाम्पल्स, आई हैव ड्रॉन आउट सर्टेन केस स्टडीज, या कुछ एक पेक्यूलियर वे ऑफ एड्रेसिंग द क्वेश्चन। तो GS4 में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये आपका थियोरी वाला पार्ट है। इसके बाद हम आएंगे केस स्टडीज पे। तो मुझे भी केस स्टडीज बहुत ट्रिकी लगती थी,
क्योंकि हम एकदम ऑन द स्पॉट सोचने बैठ जाते हैं, तो दैट इज आई थिंक इज अ बिग मिस्टेक। जब भी हम केस स्टडीज एड्रेस कर रहे होते हैं, हमारे पास एक अच्छी खासी प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए। अभी ये प्रिपरेशन कैसे होगी, तो हम PYQs उठाएंगे GS4 की केस स्टडीज के, एंड वी विल फाइंड आउट कि क्या थीम्स हैं जो पूछी जा रही हैं हर साल। एंड टू माय सरप्राइज बहुत थोड़ी सी ही थीम्स थी जिन पे रिपीटेडली अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। या तो आप उन थीम्स पे जाके गूगल सर्च कर लो या कोई भी मॉडल आंसर ढूंढ लो, तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि अगर करप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम ऐसे 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 सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला एक्ट लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वाला आर्टिकल जाएगा, ये वाला कोई स्कॉलर है, मान लीजिए जैसे हम पढ़ते हैं कौटिल्य पढ़ते हैं, कौटिल्य ने करप्शन के बारे में ये बोला था, ऐसे करके हमारे पास 4 5 6 पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। अभी व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन करप्शन, आपके पास ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। आपको क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द केस स्टडी आपको इसमें फिट इन कर लेना है। ऐसे ही आप चीज़ें सर्च करते जाओगे एंड यू विल फाइंड आउट कि हर चीज़ के लिए आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। और एग्जाम टाइम पे आपका जो मेन फोकस होगा वो केस स्टडी के एक एक वर्ड को ध्यान से देखने में है, क्योंकि केस स्टडी के अंदर भी हिंट्स होती हैं, तो सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए यू हैव टू राइट इट। अभी कमिंग टू द वैल्यू एडिशंस पार्ट, तो वैल्यू एडिशंस के लिए 2-3 अच्छे सोर्सेस हैं। सबसे पहले तो मेंस के समय ऑलमोस्ट हर कोचिंग ब्रिंग्स आउट इट्स ओन आई वुड से मेंस एनरिचमेंट नोट्स और मटेरियल व्हाटएवर, वो मार्केट में आराम से अवेलेबल होता है। इसके बाद इवन टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। इसके बाद न्यूज़पेपर्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, एक आपका करंट अफेयर्स के अपडेशन के लिए, और न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी सारी केस स्टडीज़ या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम डायरेक्टली अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द एडिटोरियल पार्ट। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एडिटोरियल से काम हो जाता है। इंस्टेड हमको अलग अलग पार्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर से चीज़ें उठानी पड़ती हैं, तो दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। और फिर आएंगे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे ड्राइंग मैप्स, ड्राइंग ग्राफ्स, या फिर टेबल्स, पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ों का एक हेल्दी बैलेंस। हेल्दी बैलेंस मतलब वी शुड नॉट ओवरडू इट, वी शुड नॉट अंडरडू इट ईदर। तो एक हमारा ब्रॉड समअप ये रहेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे एसए के पेपर पे, जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है हमारे मेंस के मार्क्स में, और हमारे मेंस के मार्क्स हमारी रैंक पे। तो एसए में जनरली वी हैव सीन दैट द पैटर्न कीप्स ऑन चेंजिंग, पर हम जनरली इसको ऐसे देखेंगे कि हम उस टॉपिक को अप्रोच कैसे करेंगे। तो जैसे मेरा अप्रोच ये होता था, आई हैव ऑल्सो फॉलोड सर्टेन टॉपर्स एसेज एंड आई हैव सीन द वे दे राइट। आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो भी टॉपिक है आप पूरे टॉपिक पे होलसम ऐसे लिखो, तो यू शुड नॉट राइट इन वन पार्ट। फॉर इंस्टेंस इफ द ऐसे इज लाइफ इज ब्यूटिफुल, आपको सिर्फ ब्यूटिफुल पे से नहीं लिखना है, आपको लिखना है ऑन द एंटायर टॉपिक लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंड देन यू हैव टू जनरेट क्वेश्चंस इन अ मैनर कि आप उस चीज को डी कोड कर रहे हो। तो लाइक what do you mean by life is beautiful, why do you think life is beautiful, how is life beautiful, and then इसका contrast, why is life not beautiful, for whom life is not beautiful, और फिर आपका एक बैलेंस। तो ये एक ब्रॉडर आइडिया है ऐसे को लेकर। ऐसे के लिए जनरली पीपल कलेक्ट सर्टेन एनेक्डोट्स, सर्टेन स्टोरीज, कोट्स, व्हाटएवर, जो उनको लगता है कि जनरली हम इधर उधर फिट इन कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। इसमें अनुदीप दूरी शेट्टी सर ने काफ़ी अच्छे से अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है कि कैसे ऐसे को और जीएस पेपर्स को अप्रोच करना है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर। और आई थिंक ऐसे में मोर देन एनीथिंग एल्स व्हाट मैटर्स इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो जनरली हम डिमांड ही मिस कर देते हैं, एंड इवन आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। तो मेरी कॉपीज में भी आई रियलाइज दैट आई हैव रिटन ऐसे ऑन अ पर्टिकुलर सब पार्ट ऑफ द टॉपिक, बाकी पूरा छूट गया। तो इस चीज़ पे हमको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक इफ़ यू हैव टू गिव 26 अटेम्प्ट, तो आपको एटलीस्ट हर 10-15 डेज में एक ऐसे लिखना चाहिए, और वही लिखना चाहिए जो किसी टॉपर ने लिखा है, एंड देन यू कैन चेक कि हमने क्या अलग सोचा, उन्होंने क्या हमसे बेटर सोचा, और ऐसे करके यू कैन अलाइन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ मेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ऑप्शनल। तो इट was PSIR in my case, and how did I choose it? तो मेरा बेसिक यही था कि I was aligning with the subject,
because I am a BA graduate, तो political science was there in my graduation as well, and वो चीज़ मुझे काफ़ी comfortable लग रही थी. I could also do well in polity, तो उसके हिसाब से I've chosen PSIR. At the same time, इसका रिसोर्स मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल्स भी है, और बस एक प्रॉब्लम है, बहुत लेंदी है. तो इफ़ यू हैव टू गिव 2026 अटेम्प्ट, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एज सून एज पॉसिबल अपने ऑप्शनल को पढ़ के प्रिपेयर करके रख लें. अभी प्रिपेयर करने की मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? तो ऑप्शनल में सबसे आई वुड से स्टैंडर्ड है कि शुभ्रा मैम के नोट्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टडिंग. लेकिन प्रॉब्लम भी यही है कि जब सब पढ़ रहे हैं तो फिर हम कैसे अलग कर रहे हैं. तो ऑप्शनल में अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड पार्ट है उस अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना. अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हमको जो भी सोर्स मटेरियल हम रेफर कर रहे हैं, इन माई केस इट वाज शुभ्रा रंजन मैम्स नोट्स, तो आई यूज्ड टू रीड दोज नोट्स मल्टीपल टाइम्स. मतलब आई वुड से मैंने 6 या 7 रीडिंग्स तो कम से कम दी होंगी बिफोर आई मेड माई ओन नोट्स आउट ऑफ इट. तो एक एस्पेक्ट ये हो गया कि हम रीडिंग अच्छे से करें, एक सोर्स मटेरियल की मल्टीपल रीडिंग्स करें. इसके बाद इसमें से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो आई विल ट्राई टू पुट इट अप ऑन माई टेलीग्राम एंड यू कैन हैव अ व्यू. पूरे शायद मैं नहीं अपलोड कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास थोड़े स्कैटर हो गए, बट आई विल स्टिल ट्राई टू पुट अ सैम्पल आउट ऑफ इट, कि जब आप वो नोट्स को रीड करें तो आपके पास कैसे क्रिस्प नोट्स बनने चाहिए. क्रिस्प नोट्स इन द सेंस कि आप अगर एक स्कॉलर लिख रहे हैं तो उसके सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसके साथ एसोसिएटेड लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे मान लीजिए प्लेटो के ऊपर कोई भी नोट बना रहे हैं, तो उस पूरे कंटेंट में से मैम के नोट्स में आई थिंक 50-60 पेजेस का प्लेटो दिया हुआ है. आपका वो एक पेज में आना चाहिए, और वो कैसे आएगा? जब आपने मल्टीपल टाइम्स रीड कर लिया है, तब आपको पता है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्लेटो के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड थी, वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके नोट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए. एट द सेम टाइम ऑप्शनल में क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो एवरीथिंग दैट यू रीड हैज़ इट्स क्रिटिक्स. उनके क्रिटिक्स की कुछ अपने लॉजिक्स होते हैं. जैसे अगर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पढ़ते हैं तो उसके कितने सारे क्रिटिक्स हैं. एक कम्युनिटेरियन साइड से क्रिटिक आ जाएगा, एक फेमिनिस्ट साइड से आ जाएगा. तो ये हमको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करना है, जस्ट द कीवर्ड्स आफ्टर वी हैव रेड मल्टीपल टाइम्स. इसके बाद सेकेंड पार्ट है ऑप्शनल में हमारा. ओके, लेट मी फर्स्ट डिस्क्लोज द सोर्सेज. तो for paper 1 and 2 I have used Shubhra ma'am's notes. 1A I completely relied on her notes. I did basic value additions जहाँ जो भी मिला मुझे, पर 1A के लिए I completely relied on her notes. For 1B, using those notes as my base material, I used to add certain things जो मुझे बाहर से मिलती थी. तो जैसे पॉलिटी के लिए हम बहुत सारा जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए केस लॉज होते हैं, या फिर आर्टिकल्स होते हैं, या फिर अलग अलग केस स्टडीज होती हैं. मान लो विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट टॉपिक है, तो रवांडा की एक मेथड बहुत फेमस है. तो ऐसे करके हम जो जो चीज़ें उठा सकते हैं हम उसी बेस नोट में लाके ऐड करते जाएंगे. ऐसे ही फॉर 2A आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन मैम्स नोट्स एंड आई थिंक दैट इज फेयर इनफ ऑल्सो. फॉर पेपर 2B इट इज़ एक्सट्रीमली डायनामिक. तो हमको क्या करना होता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज ढूंढते हैं. पहली चीज़ हो जाएगी करंट अफेयर्स मैगजीन्स, वो हम GS मैगजीन्स के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं. सेकंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसको GS2 से डिस्टिंक्ट बनाने के लिए कि हम कुछ थियरीज, कुछ स्कॉलर्स, कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें अपने आंसर्स के अंदर. तो इज माई वॉइस ब्रेकिंग? एनीबडी कैन प्लीज कन्फर्म? Can anybody please confirm if my voice is breaking? चलिए ठीक है, देन लेट्स कंटिन्यू. हाँ, तो आई वाज सेइंग पेपर 2B में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इज पलकी शर्मा मैम की जो वांटेज करके शो होता है, दैट आई रियली रेफर टू अ लॉट. उसमें काफ़ी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऑन अ डेली बेसिस. प्लस न्यूज़पेपर अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेली बेसिस पे अवेयर रहें. और अगेन हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे इंडिया के रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं. उधर की लैंग्वेज, उधर का कंटेंट वी कैन डायरेक्टली यूज इन आवर आंसर्स. और इसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स लिखते हैं, तो हर्षवी पंत सर हो गए, या फिर सी राजा मोहन सर हो गए,
तो इनका जो भी हम उधर से कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब हम लाके यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ऐसे करके हमारे नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। अभी सबसे बड़ा एडवांटेज ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल्स में ये होता है कि पीवाईक्यूज बहुत हाई रेट में रिपीट होते हैं। एंड इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड सर्टेन बेसिक आंसर्स पुराने क्वेश्चंस के ऊपर, यू हैव अ वेरी बिग चांस कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एंड यू विल राइट दैट आंसर रियली वेल। तो इसके लिए पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। आई हैव यूज्ड किरण पब्लिकेशंस की बुक, उसकी पीवाईक्यूज की बुक है विच इज़ डिसेंट इनफ। तो हम एटलीस्ट एक टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स हमारे पास रेडी होंगे, तो उधर पे हम अपने नोट्स में से ऐड कर चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ ये बेसिक हो जाएगा। उसके बाद आंसर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो जब हम आंसर्स लिख रहे हैं ऑप्शनल के लिए, पहली चीज़ वो पैराग्राफ वाइज होंगे, पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता है ऑप्शनल में। आई हैव नेवर सीन लाइक रेयरली, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पैराग्राफ में लिखें। इसके बाद मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड फ्लो इन द आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एक थ्योरी के बारे में लिख रहे हैं, यू शुड एक्सप्रेस दैट यू हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक। जैसे हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमारे आंसर में झलकने चाहिए। अगर हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस लिख रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम हो गया, या फिर वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गया, जस्टिस एज फेयरनेस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे आंसर्स में दिखाई देनी चाहिए। तो या तो यू कैन यूज कैपिटल्स में और उसको बॉक्स बना दो, या तो कुछ भी ऐसा डिस्टिंक्ट करके कि आपके आंसर में दिखाई दे ये सारे कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर, तो किसके बाद कौन सा पैराग्राफ आएगा ये दिखाई देना चाहिए। जैसे आई कॉन्शियसली मेड दिस प्रैक्टिस कि मेरे इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्लियरली दिखाई दे कि मैं इस पैराग्राफ में कॉन्टेक्स्ट लिख रही हूँ, इसके बाद वाले पैराग्राफ में मैंने ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस किया है, फिर मैंने इस पार्ट को एड्रेस किया है। यू कैन ईदर यूज हेडिंग्स फॉर दिस, या फिर आप राइटिंग स्टाइल को रिफाइन कर सकते हैं कि ये हम दिखा सकें। इसके बाद ऑप्शनल के आंसर्स आर नॉट कंप्लीट जब तक हम उसमें क्रिटिकल एनालिसिस ना दें, और वो क्रिटिकल एनालिसिस आता है उसके कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यू पॉइंट को रखने से। तो जैसे यही वाला एक टॉपिक है, तो इसमें अगर हम कम्युनिटेरियन क्रिटिक मेंशन करते हैं, अगर हम सोशल लिबरल क्रिटिक मेंशन करते हैं, तो दैट मेक्स आवर आंसर मोर होलसम। और फिर हम एक कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन विल जनरली बी ऑफ 2-3 लाइन्स, बट वो हमारे पूरे क्वेश्चन को सम अप करते हुए एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगा। तो फॉर कंक्लूजन्स आई जनरली ट्राइड कि किसी स्कॉलर ने फ्यूचर में फिर इस पर क्या काम किया। तो जैसे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो रॉल्स के वर्क से इंस्पायर होके आगे किन किन लोगों ने किस किस फील्ड में काम किया है। तो जैसे विल किमलिका है, अमर्त्य सेन है, इन लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ इम्प्रोवाइज करके आगे यूज किया था। तो दैट फॉर्म्ड माई कंक्लूजन। ऐसे करके मेरे ऑप्शनल के आंसर्स कंप्लीट होते थे। There is also one more source that many toppers do, but I did not find the luxury of time to use it. वो थी अलग अलग वेबसाइट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जैसे ORF की एक वेबसाइट है, IDSA की एक वेबसाइट है। आई विल शेयर द लिंक। इशिता किशोर मैम ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारी वेबसाइट्स पोस्ट की हुई हैं। आई विल ऑल्सो शेयर द सेम ऑन माई वेबसाइट। तो इफ यू हैव सम टाइम, यू कैन गो थ्रू दोज वेबसाइट्स and you can learn the way that content is written, the language that is being used, and also the content part of it you can borrow, और उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन। Coming to the last stage of preparation, that is the interview stage. तो I've been fortunate that I have secured 205 marks. तो I think मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकती हूँ इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में। पहली चीज़ तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, विच यू कैन नॉट मेक इन अ डे, बट प्रिपरेशन तो कर सकते हैं हम। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था प्रिपेयर करने के लिए फॉर इंटरव्यू। तो व्हाट आई डिड वाज आई डिवाइडेड माय इंटरव्यू प्रिपरेशन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन वाज द डैफ। तो जो भी आप डैफ में लिखते हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड एवरी वर्ड इज बाय इटसेल्फ अ चैप्टर। तो जैसे माय नेम, द नेम ऑफ माय सिटी, इसके बाद में मेरा स्टेट, तो ये सारे अलग अलग मेरे लिए हेडर्स थे। नाउ आई यूज्ड टू सिट बैक एंड थिंक कि अच्छा अगर मेरा नाम है तो आप मेरे नाम से क्या क्वेश्चंस पूछोगे। तो जैसे इसमें मेरे 2-3 ब्रांचेस थे। जो मेरा नाम है वो एक शक्तिपीठ के ऊपर बेस्ड है। तो आई स्टडीड दैट शक्तिपीठ रियली वेल। आई स्टडीड द एंटायर स्टोरी बिहाइंड इट। आई रेड अबाउट डिफरेंट शक्तिपीठ्स, देन आई रेड अबाउट रिलीजियस टूरिज्म। तो जब हम एक ब्रांच में घुसते हैं, हम उसमें 2-3 लेयर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। तो मेरी अप्रोच यही होती थी कि
पहली बात तो मेरे डैप के अंदर जो जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं वो मेरे लिए वन नोट पे एक चैप्टर होते थे। अभी हर चैप्टर के अंदर आई विल थिंक कि इसमें अगर मुझसे रैंडमली कोई मिलता है तो वो मेरे इस वर्ड पे क्या पूछेगा, तो आई हैव रिटन दैट थिंग। जैसे मान लीजिए मेरे नाम का मीनिंग, मेरा नाम का मीनिंग है कि एक शक्तिपीठ पे डिराइव्ड है, उसकी ये स्टोरी है। अभी उसके अंदर की शक्तिपीठ कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, तो दैट सेकेंड लेयर ऑफ क्वेश्चंस। एंड देन शक्तिपीठ में लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्यों शक्ति वर्शिप को हम तंत्र पूजा के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट आई रोट। ऐसे करके मल्टीपल लेयर्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आपका मेंस खत्म होता है यू हैव टू सिट बैक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज नोट्स बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको डेली बेसिस पे सोचना होता है क्या पूछ सकते हैं। इसके बाद सेकंड है करंट अफेयर्स, जो इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेजेस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आई डिड टू थिंग्स। फर्स्ट वाज आई रेफर टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, काफ़ी लोग इवन इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, मिंट जैसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। और सेकंड है आई फॉर्म्ड अ ग्रुप, पीयर ग्रुप, और उसमें वी यूज टू सिट बैक एंड डिस्कस कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक चल रहा है, इस पे क्या पूछेंगे, इस पे हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। और ये हम इवन जो ट्रांसक्रिप्ट्स ऑन अ डेली बेसिस आने लगती हैं तो हम ट्रांसक्रिप्ट से भी चीज़ें उठा सकते हैं कि ये पूछा गया था, अच्छा इफ़ आई आस्क यू दिस तुम कैसे बोलोगे, और इंग्लिश में ही आंसर करो सो दैट आपकी फ्लुएंसी आएगी। द चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन बी रेक्टिफाइड। मुझे मेरे मॉक इंटरव्यूज में काफ़ी बार ये फीडबैक मिला था कि माई चॉइस ऑफ वर्ड इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से चीज़ें बाहर निकलते जाएंगी कि आपको क्या वर्ड किस प्रपोर्शन में कैसे यूज़ करना है। दैट वॉज माई अप्रोच टू द इंटरव्यू। और इन तीनों स्टेजेस में ब्रॉडली सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यही है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर सब कर रहे हैं बट वॉट सेट्स यू अपार्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू पुट इन। तो चाहे प्रीलिम्स हो, आपको डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज को या कोई भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने को सफिशिएंट टाइम देना है। टेस्ट्स दे लो आप, चाहे तो आप पीवाईक्यूज को ही लिख लो या पीवाईक्यूज के ही सॉल्व कर लो फॉर प्रीलिम्स। इंटरव्यू के लिए बहुत सारी स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, फॉर्म अ पीयर ग्रुप एंड कीप डिस्कसिंग थिंग्स। तो दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम माई एंड फॉर द प्रिपरेशन, एंड नाउ आई विल आस्क यू ऑल टू प्लीज पुट अप योर क्वेश्चंस। तो आई विल एड्रेस देम वन बाय वन। ओके, तो बिगिनिंग विद द लास्ट क्वेश्चन, रिविजन का तरीका। रिविजन का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो जो भी आपका चले प्रीलिम्स जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो जो प्रीलिम्स का रिवीजन होगा, हमने स्टैंडर्ड बुक को 3-4 बार 5 बार पढ़ना ही है, मिनिमम पढ़ना है इतनी बार। और उसमें क्या होगा कि हम वही चीज़ को पढ़ेंगे जिसको हम रिवाइज कर पाएंगे। तो लाइक आई नेवर पिक्ड अप एनीथिंग एल्स फॉर पॉलिटी अदर देन लक्ष्मीकांत। और पहली रीडिंग में हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रीड करेंगे, पहली रीडिंग में, या फिर हम सारा कुछ ही रीड कर सकते हैं। और उसके बाद हम ग्रेजुअली उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे वंस ट्वाइस थ्राइस यू हैव रेड लक्ष्मीकांत, आपको एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है अब। एंड नाउ व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग इट, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले स्टार्ट करो। जैसे पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, 5th 6th शेड्यूल, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये पीवाईक्यू से आपको मिल जाएगा क्या बार बार पूछ रहे हैं, और आप उन टॉपिक्स को जाके पहले प्रायोरिटी में रिवाइज करो। इसके बाद आप या तो चाहो इधर से नोट्स प्रिपेयर कर लो, बट फॉर प्रीलिम्स आई डिड नॉट हैव माय ओन टिपिकल नोट्स, आई यूज्ड टू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स इटसेल्फ। तो ऐसे करके आप 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड रिवाइज करोगे। इसके लिए काफी लोग एक्टिव रिकॉल की मेथड भी यूज करते हैं, दैट यू क्लोज दैट चैप्टर एंड देन थिंक कि अच्छा ये हेडिंग है तो उसमें मुझे क्या क्या याद आ रहा है, ये हेडिंग है मुझे क्या क्या याद आ रहा है, एंड देन जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही है गो रीड इट बैक, और जो आप बार बार मिस कर रहे हो यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट। तो एक रिविजन की स्ट्रैटेजी ये हम कर सकते हैं। इसके बाद पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो पीवाईक्यू एनालिसिस में अगेन एज आई मेंशन्ड कि हम थीम्स उठाएंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, या फिर मॉडर्न में हम देखते हैं तो 1915 ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हो जाती हैं। तो ये पहली बात हमको थीम निकालनी है, और वो थीम का सॉलिड स्टैटिक होना चाहिए हमारा। अगर हमको कोई नॉन कोऑपरेशन में पूछे तो हमको बनना चाहिए, ये एक बेसिक थंब रूल है। इसके बाद एनालिसिस में हम लैंग्वेज भी देखते हैं।
तो आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं कि कैसे कोई चीज़ पूछी जा रही है स्टेटमेंट्स में, एज आई ऑलरेडी मेंशन प्रोवाइडेड फॉर वाला एग्जांपल। तो ये हम जैसे मैंने भी पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि जब भी अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में आया है तब वो सही हुआ है, या फिर कभी भी अगर कोरल्स हैं, कोरल्स अगर ऑप्शन में लिखा है तो वो सही होता है जनरली। तो ऑल दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, ये एनालिसिस ही है कि हम उन चीज़ों को स्टडी करें और हम पैटर्न्स ड्रॉ करें। जब यूपीएससी ये पूछ रहा है तो वो ये बोलना चाह रहा है, जब वो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है तो वो गलत हो रहा है, जब वो ऐसे पूछ रहे हैं तो सही हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट यू विल बी ग्लैड बाय द रिजल्ट्स। I did not take any classes for PSIR. I just took the postal correspondence notes, and I also joined Shubhra ma'am's test series in 2022 attempt, but I could not make use of it क्योंकि तब मैंने syllabus ठीक से पढ़ा नहीं था, तो it was absolutely of no use to me. फिर कोचिंग करें या बुक्स को पढ़ें तो depends on you. If you ask my personal opinion, I have not been to any coachings as such. तो बुक्स, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स आप पढ़ के समझ सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, या आपको क्लास में ही चीज़ें समझ आती हैं, देन यू कैन गो फॉर कोचिंग्स। अदरवाइज अगर आपको गाइडेंस सही से मिल रहा है, विच आई थिंक इज़ फ्रीली अवेलेबल नाउ, तो कोचिंग्स का डिसीजन आपको खुद सोच के लेना चाहिए। आंसर राइटिंग में कंफ्यूज हो जाती हूँ, आते हुए भी लिखने में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो आंसर राइटिंग इज समथिंग जो आप ग्रेजुअली ही डेवलप करोगे, किसी को नहीं आती। इनफैक्ट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको फर्स्ट डे आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे तो दैट इज अ मिस्टेक। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसी फियर की वजह से दे डू नॉट इवन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, जो बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो आंसर राइटिंग के लिए एज आई ऑलरेडी मैंशन कि क्वेश्चन को डीकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और सबसे बेस्ट तरीका इसका यही होगा कि आप टॉपर्स की कॉपीज उठाओ और सेम क्वेश्चन पे आप अपना आंसर लिखो और फिर आप कंपेयर करो। तो आपको रियलाइज होगा कि कहाँ पे आपने कमी छोड़ी, कहाँ पे आपने क्या मतलब चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में कन्फ्यूजन होगा, इनिशियली होगा, पर ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होती है। और बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने का होता है, तो हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। एथिक्स का अलग, केस स्टडी का अलग, गवर्नेंस का अलग, वगैरह वगैरह। और ये करते करते आप धीरे धीरे खुद इम्प्रूव करने लग जाओगे। बट ऑल्सो आफ्टर यू राइट वन आंसर, डू नॉट लीव इट, गो बैक टू इट, इम्प्रूव, देखो क्या कमी है, देखो क्या बेटर आ सकता है, कैसे आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको करने से ही आएगी चीज़। हाउ टू प्रिपेयर GS1 फॉर मेंस, स्पेशली ज्योग्राफी। या ज्योग्राफी के लिए आई थिंक मेंस में तो आई हैव आल्सो नॉट रेफर टू एनीथिंग एल्स अदर देन हमारी NCERTs। एक दो चीज़ें हम जो कर सकते हैं, जैसे PMF IAS में कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो NCERTs में कवर्ड नहीं है, तो इफ़ यू कैन फाइंड दोज नोट्स, एड दोज एक्स्ट्रा थिंग्स। जैसे कि इवन मृणाल सर के हैंडआउट्स में आई थिंक दैट इज अवेलेबल, जो हमारा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक टॉपिक है इन द GS1 मेंस सिलेबस। उधर से जो भी गैप्स फिलिंग है वो आप कर सकते हो। बट आई थिंक जितना ज़्यादा सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप मेंस के लिए ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले सेट विद द PYQs एंड चेक कि NCERT में क्या नहीं है, और जो नहीं है आप वो चीज़ें या तो गूगल कर लो, या तो कोई भी सप्लीमेंट्री कोचिंग मटेरियल से, या इन अदर वेज आप उसको गैप फिलिंग कर लो। बट डू नॉट स्टार्ट विद अ कंप्लीटली न्यू रिसोर्स, स्पेशली फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना चाहिए? ओके, एग्जाम्पल देके समझो। ओके, तो मल्टी डायमेंशनैलिटी का ना बहुत ही, ये सारे टर्म्स बड़े वेग से हैं। मल्टी डायमेंशनल, कोहेरेंस और एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बड़े बड़े वेग चीज़ें हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जब आप एक आंसर लिख रहे हो, आप उसके हर एक सेक्शन का जवाब दे रहे हो। अगर क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट्स हैं, आई विल ट्राई टू पुट अप एन एग्जाम्पल PYQ को देख के, विच आई कैन नॉट ब्रिंग अप राइट नाउ। बट मल्टी डायमेंशनैलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हम
एक टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं मान लीजिए, और लेकिन मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये नहीं होता है कि उस टॉपिक पे जो हमें आता है हम सारा लिखते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप प्लीज स्टिक टू दैट, ये इंश्योर करो कि आप उसकी चीज़ों को अलग अलग एस्पेक्ट से देख सकते हो। मतलब जैसे मैंने एनजीओज का एग्जाम्पल यूज किया था, अगर आप एनजीओज के रोल के ऊपर पूछ रहे हो तो आप सिर्फ उसका पॉलिटिकल रोल बता के मत छोड़ दो, आप उसका इकोनॉमिक साइड भी देखो, आप उसका सोसाइटल साइड भी देखो, आप उसका एथिकल साइड भी देखो, आप उसका एनवायरमेंटल साइड भी देखो, आप उसका साइंस टेक में क्या रोल है, या आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या रोल है, आपके कल्चर में क्या रोल है। ये सारी एस्पेक्ट्स अगर आप देखते हो तो आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल होता है। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है कि जब हम ये सारे डायमेंशंस में जा रहे हैं, वी हैव टू स्टिक क्लोजली टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो हम उधर से रिग्रेस नहीं कर सकते। तो इससे आई थिंक आंसर्स की मल्टी डायमेंशनलिटी आएगी। एंड अगेन टॉपर्सकोपी बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो वेर एवर यू थिंक कि आपको यूनि डायमेंशनल आंसर लग रहा है, यू कैन रेफर द सेम फ्रॉम एनी टॉपर्सकोपीज। बिगिनर हूँ मेंस रेडी कब तक करें और कब स्टार्ट करें? ओके, सो फॉर समबडी हु इज अटेम्प्टिंग द 2026 पेपर, आई विल सजेस्ट दैट यू हैव टू फिनिश योर मेंस एज इन आपके बेसिक रीडिंग ऑफ द सोर्सेज वंस, बेसिक नोट मेकिंग एंड बेसिक आंसर राइटिंग, ये सब आपका दिसंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो यू रिक्वायर एटलीस्ट 5-6 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। अभी जैसा प्रीलिम्स हो गया है, यू कैन नॉट जस्ट सिट फॉर 2 months एंड क्लियर द एग्जाम इन वन गो। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो तो अभी से लेके दिसंबर तक आपके पास 6-7 मंथ्स हैं, इतने में आपका सफिशिएंटली मेंस प्रिपेयर हो सकता है। और इसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स, अगर आप बिगनर हो तो जनवरी ऑनवर्ड्स आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। मेंस में भी आप ट्राई करना कि आप जो 7 मंथ्स हैं, यू हैव टू डिवाइड दैट टाइम वेरी अप्रोप्रिएटली। तो उसके बड़े फिर थोड़े से लाइक मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो नोट्स, सॉरी टाइम टेबल्स बना लो। तो आपके पास मान लीजिए 7 मंथ्स है, तो 7 मंथ्स में आपको डिवाइड करना है कि आपके ऑप्शनल को 3 महीना लगेगा और आपके जीएस को 4 महीना, या वाइस वर्सा जो भी है। तो आप 3 महीने 4 महीने आपका ऑप्शनल कंप्लीट करो। ऑप्शनल में जो भी आप स्टैंडर्ड रिसोर्स पढ़ रहे हो, आप उसको थोड़ा सा स्पीड रीड करो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, हैव एन आइडिया। इसके बाद पीवाईक्यूज जाके देखो कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं इस मटेरियल को यूज कर सकती हूँ। और इसके बाद धीरे धीरे आप थोड़े आंसर्स लिख भी लो। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप अभी लीन टाइम में हो, अभी जून से लेकर दिसंबर तक, तो राइटिंग 2 क्वेश्चंस अ डे इज गुड इनफ। इसके लिए आप चाहो तो कोई इनिशिएटिव ज्वाइन कर लो, या फिर आपके साथ कोई भी पीयर्स हो तो आप मिलके लिख लो, या अकेले लिख लो, बेस्ट। पर डू दिस एंटायर एक्सरसाइज टिल दिसंबर, और आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनल सिक्योरिटी का ये वाला टॉपिक कहाँ पे है, तो यू शुड हैव योर नोट कि हाँ यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में ये चीजें हैं, ये पूछा गया था। इतनी अंडरस्टैंडिंग दिसंबर एंड तक बिल्ड करते हो, नाउ यू आर रेडी कि आप जनवरी से डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो जाओ। आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या डायग्राम बनाना सही रहेगा? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे पर आप सिर्फ डायग्राम बना के तो नहीं मार्क्स ला सकते हो, राइट? तो आंसर्स पॉइंट वाइज लिखो, जरूरत पड़े तो पैराग्राफ में भी लिखो, कोई मना ही नहीं है। एंड ऑल्सो यूज डायग्राम्स वेरेवर एप्रोप्रिएट। पर आई हैव सीन वन कॉपी जहाँ पे that person has used the one same flow chart in every single answer, 20 to 20 questions में same flow chart use हो रहा था। तो that seemed little too I would say not very convincing, तो please don't overdo that। टॉपर कॉपीज कैसे एनालाइज करना, दैट आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट मेकिंग के लिए अगेन यही एक बेसिक थंब रूल है कि मिनिमम 3 रीडिंग्स आप करोगे, उसके बाद ही यू विल जॉट डाउन एनीथिंग एल्स। नोट मेकिंग में भी बुक को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जब आप 2-3 रीडिंग कर लोगे, आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद ही टेक आउट शॉर्ट नोट्स। नोट्स थोड़ी सी कंसोलिडेटेड बनाने, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स उठाने हैं, चाहे ऑप्शनल के नोट्स हों चाहे जीएस के नोट्स हों, कीवर्ड्स उठाने हैं जो आप डायरेक्टली आंसर में लिखोगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ओरिजिनल सोर्स पढ़ो, और आपके नोट्स में से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट्स, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। हाउ यू प्रिपेयर GS1 दैट आई हैव टोल्ड। वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेज से करना चाहिए? वैल्यू एडिशन के लिए आई ऑलरेडी मेंशन न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स मैगजीन्स,
बहुत सारे सोर्सेज हैं। मेंस एनरिचमेंट का हर कोचिंग का मटेरियल ढेर सारा पड़ा होता है, तो उधर से वैल्यूएशन करा जा सकता है। बहुत लोग पहले करते थे योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स, बट आई डोंट थिंक वो करना उतना फीजिबल है। How to make notes? Do you take test series or only mains PYQs? I did not take any test series क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और PYQs छूट जाते। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अगर चाहो तो आप ले सकते हो, बट डू प्लान अहेड। अगर आप पहले से कर लो तो बेटर है। नोट्स अगर आपके पास प्रिपेयर्ड हैं, आपने बेसिक PYQ लिख लिया है, इसके बाद ही प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, एल्स आप उसको यूज नहीं कर पाते हो। एंड इफ यू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो आप उधर से इम्पॉर्टेंट, जैसे आपका जो मॉडल आंसर आता है, उधर से आपको जो भी चीज़ें आपके नोट्स में गैप लगता है या आपको लगता है कि आप इससे अपना आंसर बेटर बना सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा उसमें जो भी वैल्यू एडिशन मिलता है, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। अपने नोट्स को टेस्ट सीरीज के साथ अलाइन कर लो। तो आपका ये हो जाएगा कि जब आप टेस्ट लिख रहे हो, आपका पीछे सिलेबस प्रिपेयर हो गया है एंड एट द सेम टाइम आगे जाके आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर पा रहे हो। दैट इज द एंटायर थिंग। How to analyze PYQs of mains and its note making homo syllabus that I've already addressed. टोटल कितने आंसर्स लिखे हैं यार, इट इज़ वेरी टफ टू से एग्जैक्टली कितने आंसर्स लिखे हैं, पर प्रीलिम्स में जाने से पहले, लाइक प्रीलिम्स में डेडिकेटेडली शिफ्ट होने से पहले, आई यूज टू राइट 2-3 आंसर्स एवरी डे, 2 आंसर्स फॉर GS, 2 आंसर्स फॉर ऑप्शनल। आई वुड से जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, बारिंग फ्यू डेज जब नहीं लिखा, बट 2 आंसर्स GS, 2 आंसर्स PYQs, सॉरी PSIR दैट आई यूज टू राइट। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अपार्ट फ्रॉम द FLTs दैट आई हैव रिटन, FLT मतलब PYQs के ही, डेली बेसिस पर यूज टू ट्राई कि 2 से 5, 3, 4, 5 जितने मैं लिख पाऊँ। तो सुबह सुबह PSIR के आई यूज टू राइट कुछ क्वेश्चंस PYQs, और शाम को आई यूज टू राइट GS के PYQs। तो एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस लिखे हैं, दैट डज नॉट, आंसर्स लिखे दैट डज नॉट मैटर, बस आपको लिखना सीखना है। आंसर राइटिंग के टाइम इशू फेस किया था, हाँ, आई हैव टू मच बीन आफ्टर प्रैक्टिस। ओके 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 ओके। तो आंसर राइटिंग में टाइम इशू इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, एंड ये मतलब हर एक एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है। और इसके लिए हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमारी प्रिपरेशन सॉलिड हो, तो हमारा थिंकिंग टाइम हम वहाँ सेव करें। दूसरा, जब भी टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, तो हमको अपने पूरे 3 घंटे को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड देन यू हैव टू कीप ट्रैकिंग कि अच्छा, आधे घंटे के बाद मेरे इतने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, आधे घंटे के बाद अब मेरे इतने क्वेश्चन होने चाहिए, अभी इतने टाइम के बाद इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। एंड वेन एवर यू फील कि आप टाइम एक्सीड कर रहे हो, लीव दैट क्वेश्चन देन एंड देयर, शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक चीज होती है, क्योंकि देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हमेशा आएंगे, जो आपको बहुत कंफर्टेबली नहीं बन रहे होंगे, एंड वी एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम वहां पे जो हमको कुछ नहीं बन रहा है। वी एंड अप लूजिंग मार्क्स ऑन क्वेश्चंस जहां हम अच्छा लिख के +2 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि पहली चीज़ आपकी प्रिपेयर्डनेस अच्छी हो, आपके रिविजन्स अच्छे हों, तो आपका रिकॉल टाइम थोड़ा बचेगा। सेकंड, अगेन थोड़े स्ट्रक्चर्स बना लो दिमाग में पहले से, कि जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा तो आपके पास एक बेसिक आउटलाइन है, तो आपको इंस्टेंटली वहाँ दिमाग नहीं लगाना है। थर्ड थिंग, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस सफिशिएंट हो। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो आप तगड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो, बिना लिखे तो नहीं होना है कुछ भी। तो आप डेली बेसिस पे आंसर्स लिखो, और फिर आप पीरियोडिकली, लाइक एवरी 10 days, प्रॉपर FLT लिखो 3-3 घंटे बैठ के। और टूवर्ड्स द लाइक व्हेन यू आर अप्रोचिंग मींस, उस टाइम भी तो आप एक दिन में 3 FLTs भी लिखो। 9 घंटे कंटिन्यूसली लिखोगे तो आपका हाथ हैबिचुअल हो जाएगा। इनिशियली दैट पेन थिंग हैपेंस, नेक पेन, हाथ पेन, तो उसके लिए आप स्प्रे वगैरह यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस में अपने आप को बनाते हो तो आंसर टाइम पे हो सकता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एज इन इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर बल्कि है। ओके, हाँ, बल्कि बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक्स के लिए। आई यूज टू डू रियली गुड इन इकोनॉमिक्स, बट आफ्टर 2 फेलियर्स मुझे लगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स अच्छे से करनी है, तो आई टुक अप मृणाल सर के नोट्स, एंड बल्कि है वो। लेकिन अगर आपके पास लाइक मैंने मृणाल सर के नोट्स स्टार्ट करे थे इन जनवरी, आई थिंक जनवरी 2024, और 1-2 महीने में उनके नोट्स के मैंने अपने शॉर्ट नोट्स निकाल लिए थे। तो ये आप चीज़ कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ जाते हो तो सिर्फ फैक्ट्स ही आपको याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट्स आप मेन रिसोर्स से
बार बार पढ़ के रिवाइज कर लो और उसमें प्रायोरिटाइज कर लो। तो जैसे प्रीलिम्स के लिए पिलर 1, पिलर 3, इसके बाद पिलर 2, पिलर 4, ऐसे, और पिलर 4 में भी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन वाला टॉपिक हो गया ऐसे। तो प्रायोरिटाइज कर सकते हो, तो इकोनॉमिक्स वैसे हो जाएगा। और पूरे एंड टू एंड नोट्स पढ़ने भी नहीं है। तो आई थिंक प्रायोरिटाइजेशन, मल्टीपल रीडिंग्स और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स। तो ऐसे करके आई विल ट्राई टू पुट अप सम शॉर्ट नोट्स दैट आई हैव ऑफ इकोनॉमिक्स दैट माइट बी ऑफ हेल्प टू यू। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये कैसे पता करें? सर ये आपको अगेन पढ़ के ही समझ आएगा। मतलब टॉपर कॉपी में जैसे बार बार बता रही हूँ वैसे कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड GS1, ओके, GS1 तो काफी हद तक कंसोलिडेटेड रहता ही है। मतलब इसके लिए सारी स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ रहे हैं हम। आर्ट एंड कल्चर की बुक है, मॉडर्न की बुक है। मॉडर्न में भी आई डोंट थिंक स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है। या फिर अगर आपको कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम आ रहा है एंड इफ यू हैव योर मेंस इन लाइक 2025 का मेंस आप दे रहे हो, तो आप किसी भी टॉपर के नोट्स उठा लेना। तो काफी लोगों ने बहुत ही कंसाइज में सारे नोट्स लिख रखे हैं, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स दे चुके हो तो आपको बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है। तो आप वो कंसोलिडेशन के लिए किसी के नोट्स उठा लो और आप उनको यूज कर लो। जैसे मैंने लास्ट टाइम आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किसी टॉपर के नोट्स उठाए थे। आई ट्राई टू लिंक दैट ऑन द चैनल। तो आप ये कर सकते हो कंसोलिडेशन के लिए। बट अदरवाइज इसका फंडा यही होता है कि आप जो भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हो आप लाके अपने मेन रिसोर्स में ही ऐड करो। तो अलग अलग नोट्स ना बना के एक जगह पे सब रहेगा, तो कंसोलिडेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। GS3 में 100+ लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन टॉपर के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैम GS3 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको बिना मेंस लेके पता नहीं चलती, कि मेंस में होती है स्केलिंग। तो हर साल कुछ पेपर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ पेपर्स बहुत लो परफॉर्म करते हैं। तो एक स्पेसिफिक मार्क्स का आप टारगेट नहीं रख सकते कि आपको GS3 में 100+ लाना है। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आपको हर आंसर बेटर लिखना है और कैसे कैसे आप एक एक 2-2 मार्क यहाँ वहां से चुराओ, बस इतना आप कर सकते हो। अदर देन दैट GS3 में प्रिपेयरिंग प्रॉपर नोट्स, PYQs और आई थिंक यही इनफ है। PYQ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या मैम? डेफिनेटली PYQ हम कर ही इसलिए रहे हैं। और PYQ से क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, प्लस PYQ की थीम रिपीट होती है, PYQ की लैंग्वेज रिपीट होती है। तो आप अगर PYQs बहुत सॉलिड करते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल बेनिफिट मिलता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। यूजफुल गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉर UPSC, ओके, गवर्नमेंट वेबसाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो PIB इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। GS2 के लिए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। इसके बाद में नीति आयोग के काफ़ी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स नीति आयोग हैज बीन पब्लिशिंग, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं इकोनॉमिक्स में कुछ फंस रहे हो तो RBI की वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री फाइनेंस की वेबसाइट। पर ये पूरी वेबसाइट नहीं पढ़नी होती है, हमको सिर्फ इधर से जो भी हमारे गैप्स हैं वो फिलिंग करनी है। अदरवाइज इनका जो मटेरियल है कोचिंग्स ऑलरेडी अपने कंटेंट में डाल रही है, तो देयर इज नो पॉइंट सिटिंग बैक एंड रीडिंग द सेम थिंग अगेन। थीम्स कैसे रिपीट होती हैं? अरे इट इज़ वेरी सिंपल। PYQ की थीम्स जैसे विजयनगर एम्पायर है, आप देखोगे 24 में भी आया था, 25 में भी आया था, उसके पहले भी आया था और हर साल आता है। बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल आता है। फिर GS3 में जैसे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि वाटर पे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, और अभी 24 के मेंस में तो दे वो मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन वाटर अराउंड दैट, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, तो अर्बन वाला, फिर ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। तो ये थीम्स हैं। और अगर आप एक बार थीम आइडेंटिफाई कर लो कि वाटर पे बार बार पूछ रहा है, तो आप वाटर के ऊपर अच्छा कंटेंट प्रिपेयर रखो। आप वाटर के लिए इंपॉर्टेंट जो मिशंस किए गए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कोई लोकल मिशन किया गया है, कोई थर्ड पार्टी इनिशिएटिव है वाटर पे, वो याद कर लो। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे एक ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है वो प्रिपेयर कर लो। ऑल दीज आर मेन थिंग्स। स्टैटिक पोर्शन को न्यूज़पेपर से कैसे लिंक करें? अगर आपकी स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग है तो न्यूज़पेपर से अपने आप लिंक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फेडरलिज्म का टॉपिक लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ रहे हो और आप गवर्नर का और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिस्प्यूट पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में,
तो अपने आप लिंक हो गया ना कि जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया के स्टेट्स है, दे आर आस्किंग कि उनको फिजिकल डेवल्यूशन ठीक से नहीं मिल रहा है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं अपने स्टार्टिंग में कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वैसे करके अपने आप लिंकेज एस्टैब्लिश हो जाते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर इज इम्पोर्टेंट। पर्सनली आई विल सजेस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सटली आपके अंदर इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नेचुरली इनकलकेट हो जाती है न्यूज़पेपर से, जो आप मैगजीन से रटोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो न्यूज़पेपर से एक तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, एंड सेकेंडली सटली चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। तो आई विल सजेस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो कैसे आंसर करना चाहिए? ओके, प्रीलिम्स में तो बहुत सिंपल चीज़ है कि 30-40 क्वेश्चंस के आगे नहीं आ रहा है किसी को, या आ भी रहे हैं तो हमको 3-4 स्टेटमेंट्स में से 1 या 2 पता है, 2 नहीं पता। इस केस में हमको पीवाईक्यूज में से जो हमारी लर्निंग्स निकाली थी ना, वो यहाँ पे काम आती है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे यूपीएससी ने मिस्टेक्स छुपा के रखी हैं, एंड वंस यू स्टार्ट ट्रीटिंग पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस एज अ पजल, कि आपको पता है कि वहाँ पे हिंट्स छुपी हैं, आपको पता है कि वहाँ पे जानबूझ के किसी ने गलत बनाया है, जानबूझ के किसी ने मिस्टेक्स को छुपा के रखा है, तो वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग दैट, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं वो आप सही करके ले जाओगे। पर इसके लिए यही है कि बहुत सॉलिड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। मेंस में भी यही चीज़ है कि लीविंग द क्वेश्चन इज नॉट एन ऑप्शन। प्रीलिम्स में तो आप छोड़ भी दोगे, नहीं आ रहा है बहुत, तो मेंस में नहीं छोड़ सकते। तो मेंस में आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ब्रॉडली इंटरप्रेट करो। जैसे एक क्वेश्चन आया था फ्योर्ड्स के ऊपर, आई थिंक 23 के मेंस में आया था। अभी फ्योर्ड्स के बारे में किसी ने डेप्थ में नहीं पढ़ा है, इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों ने काफियों ने नहीं पढ़ा है। अब आप इसको ब्रॉडली एनालाइज करो कि फ्योर्ड्स मतलब क्या, कोई सा एक फिजिकल फीचर होगा। अब उस फिजिकल फीचर में हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो कहीं तो कोई एनिमल्स को उससे फायदा हो रहा होगा, कहीं तो उसमें उससे कुछ टूरिज्म हो रहा होगा, या फिर कहीं तो उससे वाटर कोई एनवायरनमेंट कोई क्लाइमेट की चीज़ हो रही होगी। तो इन दैट सेंस, और अगर इंटरव्यू में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो रिस्पेक्टफुली से कि सर नहीं आता, बात खत्म। एनवायरनमेंट कैसे पढ़े समझ नहीं आता, ओके। सो एनवायरनमेंट के लिए आई हैड रेड शंकर आईएएस की बुक, एंड उसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम देख सकते हैं। आई विल ट्राई टू फाइंड सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो मैं चैनल पे शेयर कर दूंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू रीड इट एंड टू एंड, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो पढ़ने होते हैं। इसके बाद जब आप बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो, फिर मैंने इसके लिए PT 365 यूज़ करी थी अपने फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में। थर्ड में आई डिड नॉट फाइंड द टाइम। तो मेंस PT 365, मेंस 365, इधर से हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज मोर और लेस इनफ एनवायरनमेंट के लिए। आर्ट एंड कल्चर फॉर मेंस, आर्ट एंड कल्चर फॉर मेंस इज वेरी सिंपल। फाइन आर्ट्स की NCERT और नितिन सिंघानिया, और उसके साथ PYQs को अलाइन करना, बस इतना ही करना है। इसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग। अगर आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो मेंस का सिलेबस कवर करना आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जनवरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी नेचुरली अगर आप GS1 प्रिपेयर करो तो आप हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हो, तो वो साथ साथ भी हो गया, लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि हम मेंस का सिलेबस कवर कर लें दिसंबर एंड तक। तो दैट इज वन थिंग। Can we also practice UPSC pre-PYQs of any other exam? Definitely. UPSC की अगर आप CSE के PYQs कंप्लीट कर लेते हो, तो CDS के, CAPF के, जो भी आपको रेलेवेंट लगते हैं इधर के PYQs यू कैन प्रैक्टिस, और वहाँ पे आप यही लॉजिक्स जो आप CSE के PYQ से सीखते हो अप्लाई करके देखोगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। थीम्स भी CDS में रिपीट होती हैं। मेरी सर्विस चॉइस कैसी है? What was your revision strategy? I've already shared the revision strategy. Geography के लिए बेस्ट रिसोर्सेज NCERTs, क्लास 11th और 12th की। 11th की दोनों NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है। You just have to understand every single line that is written, every single line. It is a concept. और क्वेश्चंस वहाँ से एक चैप्टर से 2024 के प्रीलिम्स में आई थिंक एटमॉस्फेयर के चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं। इफ यू कैन सिट बैक एंड फाइंड, you will be amazed. Selectively read Mrunal sir के notes. I have already mentioned order में pillar 1, pillar 3, then pillar 2, pillar 4. pillar 4 भी selectively, तो उसमें inflation वाला chapter
ऐसे करके। पर आपको बेसिक 3-4 पिलर्स, एटलीस्ट 1 to 4 पिलर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। Geography means I've already addressed. Is there any rule of smart work in UPSC apart from hard work? Okay, smart work, I think बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क. I would say अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजी इज द स्मार्ट वर्क दैट यू कैन डू. लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही है, नोट्स तो प्रिपेयर करना ही है. अगर नोट्स अपने खुद की प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो किसी के टॉपर्स के आप नोट्स ले सकते हो, दैट यू माइट कॉल स्मार्ट. डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द आर. पर बस आपको एक बेसिक ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपको ये करना है. कैसे करना है, इट इज़ योर चॉइस. मैंने जनरली अपने खुद के नोट्स बनाए थे क्योंकि आई वॉज मोर कंफर्टेबल देन दैट. तो दैट इज प्रोबेबली हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क में सम पीपल स्किप द न्यूज़पेपर, बट आई अगेन इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. मेरा जो मुझे लर्निंग्स है मैंने वो शेयर करी है, बाकी इट्स योर चॉइस. आई प्रिपेयर्ड नोट्स PYQ वाइज आर्ट एंड कल्चर के लिए. Essay and ethics strategy I've already shared. It was English medium. Any other questions if I have skipped, please put it up again. Else we'll wind up. Any more questions? We have already answered most of the questions, and if there are any more questions I will put up a thread on the channel, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो. And just start working as soon as possible. Do not waste any time please. आप अभी मेंस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर दे रहे हो, keep putting in that work. मेरी मेन लर्निंग्स के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस. अच्छा, एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन वी आर एड्रेसिंग एंड देन वी विल हाउ डिड यू चेक योर मेंस आंसर्स? ओके, तो मेंस आंसर को चेक करने के लिए देयर मेनी थिंग्स. काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, काफ़ी लोग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन लेते हैं. मेरा मेन फंडा ये था मेंस आंसर्स के लिए कि मुझे पिछले आंसर से इम्प्रूव करना है. अब वो कैसे इम्प्रूव करूँ, तो वो अपने आंसर्स के साथ दोबारा बैठने से. तो मैंने आई हैड कम इन टच विथ 1-2 पीपल, पीयर ग्रुप, जिनके हम एक दूसरे के आंसर्स हम इवेल्युएट करते थे और एक दूसरे से जो भी हम सीखते थे वो हम उस चीज़ में इम्प्रोवाइज कर लेते थे. तो इस चीज़ से हमारा इवेल्युएशन भी हो जाता था, प्लस हमको थोड़ा सा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता था. तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आप एक ऐसा पीयर ग्रुप या किसी के भी साथ हम एक सोशल सेटिंग बदलें और हम कंसिस्टेंटली आंसर्स लिखें और एक दूसरे के इवेल्युएट करें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है. इवेल्युएशन कोचिंग्स वगैरह का भी ले सकते हैं, बट आई हैव नॉट हर्ड वेरी गुड रिव्यूज अबाउट इट, हेंस आई डिड नॉट टेक इट पर्सनली माई सेल्फ. CSAT कैसे प्रिपेयर किया था? CSAT आई डिड नॉट हैव मच प्रॉब्लम विथ मैथ्स जनरली और इंग्लिश में भी. तो CSAT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप RC कर रहे हो तो वो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट होता है. और RC में अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है. तो PYQ इज द बेस्ट फॉर CSAT, RC एंड QLR बोथ. और QLR के लिए आपको सिर्फ मेन टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया. तो मेरा CSAT का स्ट्रैटेजी 23 तक आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर CSAT एट ऑल, सिर्फ PYQs करके जाती थी मैं. 24 में व्हाट आई डिड कि RC के सारे PYQs आई यूज टू लाइक 3-4 बार तो मैंने सारे करे ही होते हैं सॉल्व. इसके बाद जो QLR के लिए से नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मेरे लिए बड़ा टफ था. इस तरह के क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे. तो व्हाट आई डिड वाज कि यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट्स मिल जाती हैं. काफ़ी बार MBA की प्लेलिस्ट है या UPSC के नाम से ही काफ़ी सारी प्लेलिस्ट होती हैं यूट्यूब पे. तो उन प्लेलिस्ट के थ्रू वो इम्पोर्टेंट और जो एरियाज मुझे नहीं बन रहे हैं, दैट एरिया आई यूज टू प्रिपेयर और उसको PYQ थ्रू प्रैक्टिस करती थी. तो मेरा कोर यही था कि PYQs बहुत अच्छे से करने हैं इन एवरी एस्पेक्ट, प्रीलिम्स मेंस. तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. ओके, अभी एक ब्रॉडली एक चीज़ हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर आप अभी मेंस लिख रहे हो तो दिस इज द हाई टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर अलॉन्ग विथ अ प्लान. डू नॉट जंप इनटू द प्रिपरेशन. मेक योर स्ट्रैटेजी वंस, इसके बाद ज़्यादा ट्वीक मत करो एज लॉन्ग एज आपको कोई एविडेंट प्रॉब्लम दिख रही है. इसके बाद सेकेंडली, अगर आप नेक्स्ट ईयर भी अटेम्प्ट दे रहे हो, 1 जून इज द लास्ट डेट दैट यू शुड स्टार्ट.
तो अगर आप जितने जल्दी प्रिपेयर करते हो, यू ऑलवेज गेट अ कंपिटिटिव एडवांटेज. और प्लान योर ईयर और वट एवर टाइम दैट यू हैव इन अ वेरी नाइस मैनर, कि आप सारी चीज़ों को एडिक्वेट टाइम दे पाओ. एंड प्रैक्टिस अ लॉट. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रैक्टिस लाइक एनीथिंग. आप उस जोन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब प्रीलिम्स में हो तो एमसीक्यू के जोन में जाना इंपॉर्टेंट है. जब मेंस हो तो आपको आंसर राइटिंग के जोन में जाना इंपॉर्टेंट है. और इंटरव्यू के लिए तो स्पीकिंग प्रैक्टिस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों एस्पेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस करते रहो. प्रिपेयर ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस. डू नॉट लीव एनीथिंग. वेटेज स्टैटिक को सबसे ज़्यादा दोगे आप. लाइक आई वुड से 70%, नहीं नॉट 70%, 40 to 50% स्टैटिक जाएगा. 30 to 40% आपका प्रिपरेशन PYQs होगा. और 10% में आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स या जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है, और इसके साथ में रिगरस प्रैक्टिस. देन आई थिंक या दैट्स इट. Or this exam is something that requires a lot of hard work, a lot of patience, a lot of consistency and discipline. तो बट यही हमारा टेस्ट ऑफ कैरेक्टर भी है कि अगर हम सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं जिसको 12 घंटे से ज़्यादा नौकरी करनी है, तो द प्रिपरेशन हैज़ टू बी टफ, एंड सो आर वी, राइट? तो with this, I think we should wind up the session. It's already more than an hour. And I'll be putting up a thread of questions, so you can ask your doubts there as well on the channel. And if you have not joined the channel, then please, I'll be adding the link in the description. Please add it, join it from there. And thank you for joining me.